हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ये पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली मास्टर प्लान के ऊपर आप सभी जानना चाहते हो और मेरे साथ जो आज गेस्ट है ना, इनसे अच्छा व्यक्ति हो नहीं सकता है इसके ऊपर बात करने के लिए। सिर्फ सर के साथ हम दिल्ली मास्टर प्लान के ऊपर बात नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें इनसे जानेंगे क्योंकि इनके पास जो एक्सपीरियंस है, जानेंगे कि किस तरीके से दिल्ली बना है, किस तरीके से दिल्ली था है और क्या आगे का प्लान है, इसी पे बात करेंगे। तो आज मैं स्वागत करना चाहूँगा रमेश मेनन सर का। अगर जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, NH48 से जाओगे, जिसे NH8 भी कहते हैं, इनका ऑफिस देखा होगा भाई, एकदम बाजू में एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के जस्ट पैरेलल में सर का ऑफिस है। और आज आपके भाई को ये मौका मिला कि सर के साथ बात करने का। तो सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल पे। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। शुरुआत सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आपके एक्सपीरियंस के बाद, थोड़ा सा अपने बारे में लोगों को बता दें। भाई, मैं 5 दशक से ऊपर तो इस धरती पे रह चुका हूँ और करीब 20-22 साल मैंने कॉर्पोरेट में काम किया है। और उसके बाद सन 2004-05 में मैंने अपने करियर का रुख अर्बनाइजेशन और रियल एस्टेट की तरफ मोड़ लिया था। एज एन एंटरप्रेन्योर हम कंसल्टिंग की दुनिया में रहे इतने साल, और कंसल्टिंग और ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक फ़र्क रहा कि ट्रांजैक्शन में आप ओवरऑल इकोसिस्टम को परखते नहीं, तो कंसल्टिंग में आपको हर चीज़ का एक अनुमान लेना पड़ता है कि ये जो दिल्ली के लोग हैं या अर्बनाइजेशन से कौन कौन कितना इफेक्ट होगा और सुचारू रूप से कितना इफेक्ट होगा और नकारात्मक रूप में कैसा इफेक्ट होगा। तो वो करीब अभी 17 साल का सफ़र हो चुका है इस अर्बनाइजेशन के स्पेस में, और ख़ास फोकस हमारा दिल्ली पे रहा है क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और इसको एक विकसित प्रदेश के रूप में देखने की हमारी भी एक बड़ी पुरानी इच्छा रही है। तो ये सफ़र दिल्ली के जितने मास्टर प्लान है सन 61 से लेकर आज तक जो भी पॉलिसी चेंजेस हुए हैं या कहाँ डेवलपमेंट का रुख जा रहा है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार का जोर है, कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे हम आज भी तफ्तीश करते हैं, रिसर्च करते हैं। और नेचुरली व्यापार है ये, तो एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से हम इन्वेस्टर्स को एडवाइस भी करते आए हैं। जहां उनको रोकने की ज़रूरत पड़ी, हमने ये भी कहा है कि साहब अब आप रुक जाइए 2 साल, क्योंकि सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस ठीक नहीं हैं, और जब ठीक होते हैं तो हम उनको एक रुख भी दिखाते हैं। करंट मास्टर प्लान आप देखें जी, करंट मास्टर प्लान में ये अनुमान लगाया जाता है कि करीब HNI इन्वेस्टर्स का 50,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो चुका है, जो इन्वेस्टमेंट फिलहाल परफॉर्म नहीं कर रहा है। उसके कारण कई हो सकते हैं। प्राइमरली इस जो हम जिस मुद्दे पे डिबेट करते आए हैं आप और मैं, तो ये पॉलिसी इनएक्शन की वजह से बहुत दिन से रुका हुआ है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को देखें दिल्ली को, अगर आपने 20 साल का सफ़र देखें, 20 साल में ये कम से कम नहीं तो $100 बिलियन का टॉप लाइन माना जाता है। तो $100 बिलियन का मायने ये हुआ कि हर साल 10 से 20 हज़ार करोड़ रुपए का निवेश दिल्ली में होता चला जाएगा अगले 1 दशक तक कम से कम। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को क्या हम सब मिलकर, जिसमें स्टेक होल्डर्स जिनको कहते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे प्लानर्स हो, चाहे पॉलिसी मेकर हो, डिज़ाइन आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट्स, डेवलपर्स और एंड यूज़र। देखिए, ये बड़ी अजीब धारणा है लोगों की कि व्यापार या मास्टर प्लानिंग या पॉलिसी मेकिंग ये किसके लिए है। अव्वल तो ये इसको एक कागजी एक्सरसाइज ना माना जाए, ये हर चीज़ होती है आबादी के लिए। करेक्ट। अगर दिल्ली का आप हिस्ट्री देखें, दिल्ली 16 बार डेवलप हो चुका है। जो आज की दिल्ली है 16 बार डेवलप होते होते आया है। ओके। आज़ादी से पहले भी ये 11 या 12 बार डेवलप हो चुका है। जब मुग़ल आए तो उन्होंने यमुना के तट पर वो चांदनी चौक लाल किला वाला हिस्सा बनाया, उससे पहले कहीं और दिल्ली थी। फिर 50 और 60 के दशक में साउथ दिल्ली का विकास हुआ। 47 में ऐसा माना जाता है दिल्ली की आबादी करीब 7 लाख थी। जब हमारा बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का,
और उसके 5 ही साल के अंदर दिल्ली की आबादी करीब 15 से 17 लाख होगी, यानी कि 10 लाख लोग नए आए। और करते 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 आज का अनुमान है कि हमारी आबादी 2 करोड़ से ऊपर है। 2040 तक ये करीब 3.25 करोड़ हो जाएगी आबादी। तो मास्टर प्लानिंग कह लीजिए, निवेश कह लीजिए, ये नीड है, ये नीड है। ये हम ये सोचें कि शायद हम कुछ ऐसे चीज़ करें और अर्बनाइजेशन की गति रुकेगी, वो नहीं रुकती। भारत सरकार भी मानती है कि 60% भारत शहरों में रहेगा। सो अगर हमारी आबादी 150 करोड़ है तो 90 करोड़ आबादी शहरों में रहेगी। तो शहरों का विकास या विकसित होना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम ये गलत फहमी में है कि हमारी एग्रेरियन सोसाइटी है, वो था शायद 60 और 70 के दशक में, पर अब हमारा जो जीडीपी है या इकोनॉमी है, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इन चीज़ों से चलेगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि जो वर्तमान सरकार का जो रुख है वो भी इस रियलिटी को समझ के जो पॉलिसी की दिशा है इस तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये होने वाला है, वी कैन नॉट स्टॉप इट। यू कैन नॉट स्टॉप। दूसरी बात क्या है, इतनी आबादी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और हमारा एक बड़ा प्रोग्रेसिव देश है। जिसके पास साइकिल थी वो स्कूटर पे कामना करता है, जो स्कूटर वाला है कार की कामना करता है, कार वाला बड़ी कार की कामना। आशावादी लोग हैं हम लोग, आशावादी हैं। तो आशावादी होने का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज देश के लिए है कि सरकार की जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश है वो कैच भी नहीं हो सकता। इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे चलना पड़ेगा और इन सर्विसेज को पीछे। और अगर आप 60-70 के दशक को देखें, उस वक्त प्राइवेट सेक्टर बहुत ही वीक था। तो आपको ध्यान होगा सरकार होटल भी चलाती थी, एयरलाइन भी चलाती थी, सरकार पापड़ भी बनाती थी, सरकार खाना भी प्रोवाइड करती थी। पर पिछले 2, ढाई, 3 दशक से आप देखें प्राइवेट सेक्टर बहुत स्ट्रांग हो गया है। तो पहले हाउसिंग बोर्ड हुआ करते थे, उसी तरह एक डीडीए भी हुआ करता था। मैं डीडीए का क्रिटिक नहीं बनना चाहता, पर आप इसके आंकड़े देखिए। अगर सन 1961 से लेकर 2021 तक लगा लीजिए, 50 साल में डीडीए ने मात्र 4.5 लाख मकान बनाए होंगे। अगर 6 व्यक्ति हर घर को ऑक्यूपाई करते हैं या 6 मेंबर हैं एक घर में, तो डीडीए ने जो सप्लाई क्रिएट किया वो मात्र 30 लाख की आबादी के लिए पूर्ण होता है। जबकि आबादी बढ़ गई 2 करोड़। तो बाकी कहाँ गए? सप्लाई का ना होना वो सारे अनऑथराइज कॉलोनीज में चले गए। अब अनऑथराइज कॉलोनी में जिसके पास उस दिन स्कूटर था या साइकिल थी, आज कार है, आज कार है। एक प्लॉट था जिसपे एक मकान था और एक परिवार रहता था, अब उस प्लॉट पे 4 मकान और 4 परिवार हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे नहीं थी। इंफ्रास्ट्रक्चर वो माइंडसेट था कि साइकिल है, तो साइकिल से गाड़ी पे वो सोच नहीं सकता उस वक्त। पर उस वक्त 5 या 6 मीटर की सड़क बहुत थी। कमिंग टू द टॉपिक मास्टर प्लान, जो हमारा दिल्ली का आखिरी मास्टर प्लान है 2041 का, वो हमारा मास्टर प्लान आखिरी है। उससे पहले मैं आऊँगा कि अभी जो आप एक्सप्रेस वे देख रहे हैं, मेनली अभी एनसीआर में अगर मैं बात करूँ तो 2 एक्सप्रेस वे जिसमें बहुत हाइप है, और इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा मूलभूत कारण होता है किसी भी कंट्री या किसी भी जगह को डेवलप होने में। अगर मैं गुड़गांव की बात कर लूँ तो वहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस वे है, और दिल्ली को भी ऑफकोर्स वो कनेक्ट करता है। जहाँ हम बैठे हैं यहीं पे सामने है हमारे ऑफिस के, उसका एक पैरेलल जो महिपालपुर से स्टार्ट होता है दिल्ली में, और दूसरा है यूईआर। इसकी थोड़ी कहानी सर बताओ, जो आपने मुझे बताई है वो कहानी की, कैसे द्वारका एक्सप्रेस में जब आप स्टार्टिंग से इसके साथ हो द्वारका एक्सप्रेस में, सन 2007 की आप बात कह रहे थे। देखिए 2006 डेट मुझे याद नहीं, शायद जून या जुलाई के महीने में गुड़गांव का नया मास्टर प्लान आया था, और 2007 फरवरी में दिल्ली का मास्टर प्लान आया था। तो 2 सटे हुए शहर थे, दोनों का मास्टर प्लान आ गया और इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने लिंकिंग कर दी एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के छत्र छाया में। बट अगर आप दिल्ली और गुड़गांव दोनों को अगर कंपेयर करें, दिल्ली राजधानी थी और गुड़गांव एक रैंक नया शहर था। और जहां आज ये द्वारका एक्सप्रेसवे बना हुआ तो खेत ही खेत थे, शायद कोई शाम को 5 बजे के बाद वहां जाता भी नहीं था।
2007 में जो आपने यूईआर की बात करी, 2007 में जब मास्टर प्लान 2021 आया था, उसमें यूईआर 1, यूईआर 2 और एक छोटा सा यूईआर 3, तीनों की मार्किंग है। अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मान लीजिए उसके अलाइनमेंट तय करना था या लैंड की अवेलेबिलिटी करानी थी या जो भी था, उसकी डिटेलिंग हुई नहीं। हुआ यूं एज अ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कह लीजिए, जितने दिन सरकारी इन सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में, अंग्रेजी में कहावत है फॉलिंग बिटवीन द चेयर्स, दो लोग बैठे, जिम्मेवारी उन दोनों के बीच में गिरती चली गई। आबादी बढ़ती रही, हाउसिंग की जरूरत बढ़ती चली गई, तो ये जो अलाइनमेंट है यूईआर का, उसके अलाइनमेंट में न जाने कितने ही अनऑथराइज कॉलोनीज बसते चले गए। अब मेरे ख्याल से 2019 तक तो इनएक्शन ही चलता रहा उस पर, हाँ ना, और 2019 में मेरे ख्याल ये NHAI को ट्रांसफ़र हो गया था पूर्ण रूप से कि आप इसको बनाएंगे, जो भी DDA से फिर NHAI को गया था ये। हाँ, और मेरे समझ से इस साल के मध्य तक ये हकीकत हो जाएगी और यूईआर भी चल पड़ेगा। देखिए यूईआर के एडवांटेज देखिए कितने हैं। जो रिंग रोड, एक रिंग रोड बना था, फिर एक आउटर रिंग रोड बना, तो टेक्निकली ये आउटर मोस्ट रिंग रोड है आज यूईआर 2। उसके बाद यूईआर 1 बनेगा जो बिल्कुल सारे एरियाज को कनेक्ट करेगा। आप दिल्ली को अगर होलिस्टिकली देखना चाहें, 1486 स्क्वायर किलोमीटर है दिल्ली, उसमें से करीब 750 स्क्वायर किलोमीटर पुराने मास्टर प्लान्स के तहत बन चुका था, डेवलप हो चुका है वेरियस स्टेजेस पे, और कोई पुराना शहर नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, 1908 में अंग्रेजों ने तय किया था कि दिल्ली राजधानी को कलकत्ते से दिल्ली ट्रांसफ़र किया जाए, और 1911 में बनना शुरू हुआ। तो ये शहर तो सिर्फ 100-110 साल पुराना शहर है। 1925-28 के मध्य में बन के तैयार हुआ होगा दिल्ली, जो आज का लुटियंस दिल्ली कहलाता है। इसी के आगे हम चलते हैं, जो नया मास्टर प्लान है दिल्ली का, सर उसके बारे में बताइए। देखिए मास्टर प्लान एक विजन डॉक्यूमेंट है, हर किसी के लिए मार्गदर्शक है कि साहब ये हमारी सोच है, ये विजन दिखाता है कि ये विजन दिखाता है। नाउ पहला स्टेटमेंट जो मास्टर प्लान कहता है दिल्ली का, मास्टर प्लान 2041, वो कहते हैं कि साहब वी वांट टू डेवलप दिल्ली इनटू अ मोस्ट मॉडर्न मेगापोलिस। नाउ ये अल्फाज नहीं है अगर, या महज अल्फाज नहीं, अगर सरकार इस पे आमादा रहे कि इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। मॉडर्न किस लिए चाहिए? देखिए मैं दो एग्जाम्पल देता हूँ, एक मनीला और एक बोगोटा। जो आर्थिक स्थिति देश की थी आज से कुछ साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले, वो इन देशों के साथ भी यही रहा। उन्होंने क्या किया, बोगोटा ने, सब एक नया लैंडमार्क का चयन किया और कहा कि सब कैपिटल यहाँ बनाएंगे। मनीला में भी ऐसे ही हुआ। हमारे देश में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं 2 या 3 मुश्किल से, या यूं कहें कि पिछले 50 साल में या 60 साल में हमने 3 ही शहरों का विकास किया है ग्रीनफील्ड। चंडीगढ़ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था, भुवनेश्वर आप मान लीजिए, या नया रायपुर, और अब आंध्रा में अमरावती हो रहा है। बाकी हर शहर, गांधीनगर बना, दीसपुर बना, वो एग्जिस्टिंग शहर का एक्सटेंशन बना। अब दिल्ली के मास्टर प्लान की बात कर रहे हैं हम, तो लैंड लॉक्ड है, एक तरफ से हरियाणा है, एक तरफ यूपी है। 1486 है, 1490 नहीं हो सकता। जबकि गुड़गांव जो था 500 हेक्टेयर में था, आज वो करीब 32,000 हेक्टेयर में फैल गया है। ये सिर्फ पिछले 30 साल में या 35 साल में। दिल्ली जितनी है उतनी ही रहेगी। अब दिल्ली को अगर आप देखें, अगर मैं 1 करोड़ का कैलकुलेशन करता हूँ, अगर हम मान के चलें कि 1 करोड़ की आबादी बढ़ेगी, अगर 5 व्यक्ति होंगे हर परिवार के, तो करीब 16 लाख कम से कम मकान बनने चाहिए। तो 16 लाख मकान वर्सेस जो सिर्फ 4.5 लाख बनाए हैं दिल्ली ने, DDA ने या दिल्ली ने पिछले 5 दशक में, तो ये 16 लाख बनेगा कहाँ? उसमें हर टिकट साइज का
चाहिए। आप ये तो कह नहीं सकते हमारी कोई 70 के दशक की सोशलिस्ट इकोनॉमी तो है नहीं। अब बायर चूज करता है कि मुझे इस किस्म का प्रोडक्ट चाहिए, कि पैसा उसका है तो वो डिसाइड करे। तो आपको लो कॉस्ट हाउसिंग भी चाहिए और प्रीमियम फार्म हाउसेस भी चाहिए। तो ये सारा जो प्रोडक्ट का चयन है ये प्राइवेट सेक्टर खुद करेगा। मास्टर प्लान तो गाइड करता रहे कि सब हमने ये जोनिंग की है, हमने ये 5 नए जोन बनाए हैं जो मास्टर प्लान में है, P2, P1, N, L और J। तो मैं जब अपने आंकड़े देखता हूँ मेरे हिसाब से 10 लाख से ज़्यादा मकान इनमें भी नहीं बन सकते, तो बाकी 6 कहाँ से आएंगे जो हम 16 की बात कर रहे थे। तो दिल्ली का एक सब्सटैंशियल पोर्शन जो है रीडेवलपमेंट में भी आएगा। तो जो 2041 का मास्टर प्लान का जो स्पेशियल प्लानिंग है बाय एंड लार्ज 5 बड़ी पॉलिसीज पे टिकी हुई है। पहली पॉलिसी तो होगी लैंड पूलिंग, जो हाई डेंसिटी डेवलपमेंट होंगी। उसमें उन्होंने 89 गांव या 95 गांव उसमें मार्क कर दे कि इन गांव में ये डेवलपमेंट होगी हाई डेंसिटी, और उसका जो एक्शन प्लान है वो लैंड पूलिंग है। फिर नेक्स्ट बड़ा प्लान है GDA, ग्रीन डेवलपमेंट एरिया, विच इज़ अ लो डेंसिटी डेवलपमेंट, जहाँ हाई डेंसिटी के कई चीज़ें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर GDA में बनेंगे, और प्रीमियम जो फार्म हाउसेस और यूनिवर्सिटीज़ और IT इस किस्म के डेवलपमेंट GDA में होंगी। तीसरा आ गया TOD, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, जहाँ जहाँ मेट्रो की लाइन है वो DDA ने कहा है कि सब हम कुछ नोड्स का चयन करेंगे। मेरी समझ से 13-14 नोड उन्होंने चिन्हित कर दिया है जहाँ पे ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होगा। जो भी मेट्रो लाइन है या रेलवे लाइन है, जो भी ट्रांजिट, उसके 1 किलोमीटर के डेप्थ तक या 500 मीटर के डेप्थ तक उसको रीडेवलप करके हाई डेंसिटी कॉरिडोर बनाएंगे मिक्स्ड, जिसमें कमर्शियल भी होगा, रेजिडेंशियल भी होगा। और उसके बाद अर्बन रीजेनरेशन है। अर्बन रीजेनरेशन में एक तो जो दिल्ली के 362 गांव हैं, ताकि वो अपने आप को मर्ज कर लें आसपास के मॉडर्न डेवलपमेंट के साथ। तो वो प्लैंड एरियाज हो गए, चाहे गांव हो या पुरानी कॉलोनियाँ हो जो 60 के दशक में 50 के दशक में बनी थी। 50-50 साल पुराने मकान हो गए। अब आप कई सोसाइटीज़ में जाओगे पटपईगंज साइड में, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रीकी हो गया, 50 साल पुराने फ्लैट हैं। और आखिरी पॉलिसी है अर्बन रीजनरेशन ऑफ अनप्लैन्ड एरियाज, जो ये कच्ची कॉलोनियाँ कह लीजिए, अनऑथराइज्ड सेटलमेंट्स कह लीजिए। उनके पास कोई ऐसा साधन नहीं है या कोई विकल्प नहीं है जो अपने आप को ट्रंक लाइंस के साथ जोड़े, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो या सीवर लाइन हो या पानी हो। इसलिए एक पुख्ता अर्बनाइजेशन पॉलिसी, यह मास्टर प्लान जो कहता है सब मैं तो यहाँ से ट्रंक लाइन ले जाऊँगा, वो हर किसी को अफेक्ट करे। तो आपने जो रिसर्च किया था UER पे, वो हर किसी को अफेक्ट करता है, चाहे वो एग्जिस्टिंग कॉलोनीज हों, चाहे जो नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आएंगे। लाजमी बात है जो बिल्कुल नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स होंगे और ख़ासकर प्राइवेट सेक्टर द्वारा डेवलप्ड किए गए होंगे, तो क्वालिटेटिवली चाहे वो डिज़ाइन हो, कंस्ट्रक्शन हो, बिल्ड टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ तो पिछले मॉडर्नाइज हो गया है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम दिल्ली को, राजधानी को एक मॉडर्न शहर की तरह डेवलप करें। और ये जो ड्रिफ्ट कहते हैं कि अनऑथराइज बनता जा रहा है, 50-50 गज के प्लॉट हैं, तो सरकार अगर इसकी जिम्मेवारी लेती है तो मेरी समझ से आज प्राइवेट सेक्टर इतना सक्षम है, वो हर चीज़ सिर्फ पॉलिसी के तौर पे सरकार हैंड होल्डिंग कर दे तो हर इंडस्ट्री, चाहे एविएशन हो, डिफेंस हो, हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, प्राइवेट सेक्टर का रोल बेहतर होता जा रहा है। निवेशकों के लिए क्या है UER के आसपास या नए मास्टर प्लान में, किसी को अगर निवेश करना है इस फ्यूचर के, क्यों करना चाहिए? अगर आप एज ए कंसल्टेंट क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, निवेशकों को क्या है, वो जिसको कहते हैं ना फिक्स टर्म यील्ड, कि मैं अगर 100 रुपये लगा रहा हूँ, मुझे 3 साल में कितना हो जाएगा 100 का, 5 साल में कितना हो जाएगा, 7 साल में कितना हो जाएगा, ये मुझे ज़रूर पता है। अगर सरकार ने साथ दिया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का, जो हम ये कह रहे हैं $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिल्ली में
आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। 20 बिलियन। $20 billion should be the minimum investment that Delhi attracts. अर्बनाइजेशन के तौर पे हम सिर्फ रियल एस्टेट, रेजिडेंशियल, कमर्शियल की बात नहीं करते ना। इतने लोग रहते हैं, 1 करोड़ में से आधे तो नौकरी भी करेंगे या काम करेंगे या एंटरप्रेन्योर बनेंगे, वो कहाँ रहेंगे? उसके लिए ऑफिस स्पेस भी बनेगा, इंडस्ट्रियल एरियाज भी बनेंगे, सॉफ्ट इंडस्ट्रीज आएंगी, तो देश का रुख, पूरा एक इकोसिस्टम जनरेट होगा, जो पूरा इकोसिस्टम जनरेट होगा। तो उसको भी तो आप ऐड करिए। तो 100 बिलियन का जो हम बात कर रहे हैं विल बी दी एडिशन टू द जीडीपी प्रोग्रेसिवली, एक दिन में नहीं होगा। बट आप ये देखिए कि 50,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है प्राइवेट HNI कैपिटल। किसी ने 1 एकड़ खरीदा, किसी ने 10 एकड़ खरीदे, किसी ने 5 एकड़ खरीदे, इसी उम्मीद में कि जब ये पॉलिसी आ जाएगी। ये आप नए मास्टर प्लान के जगह पे बोल रहे हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, नए मास्टर प्लान की जगहों पे जो आपके UER से टच एरियाज हैं, आपने उसमें बताया 50,000 करोड़ का। 50,000 करोड़ ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। और ऐसा नहीं है आंकड़ा, इस आंकड़े का इल्म नहीं है। UER अपने आप में एक मिसाल है। 2019 से 23, चलिए 4 साल के दौरान बन गया, तकरीबन पूर्ण है। और इसमें 1-1.5 साल तो कोविड के खराब भी हुए। लेकिन आने वाले 6 महीने में जब ये रेडी हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, खासकर जोन L और जोन N। जोन L क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे बन चुका है, द्वारका के सेक्टर रेडी हैं, वहाँ लोग रहना शुरू हो चुके हैं, तो उससे जुड़ा हुआ L जोन है। तो L जोन में काफ़ी तरक्की आएगी, डेवलपमेंट शुरू होगा, क्योंकि L जोन के एक तरफ द्वारका का शहर बना हुआ है। और हाल में मैंने गडकरी साहब का इंटरव्यू सुना, उन्होंने कहा कि साहब मैंने 30,000 करोड़ रुपए खर्च दिए हैं, 50,000 करोड़ और खर्चेंगे, चाहे वो कन्वेंशन सेंटर हो, चाहे स्पोर्ट्स स्टेडियम बन रहा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं तो क्या है, ये इकोनॉमिक ट्रिगर्स हैं, इकोनॉमिक ट्रिगर्स हैं। कन्वेंशन सेंटर में मुझे मालूम है, मेरे एक मित्र का फ़ोन आया US से, वो 2025 में कोई कन्वेंशन करना चाह रहे हैं, करीब 7,000 लोगों का। ओके। इंडिया इज़ अ प्रोस्पेक्टिव डेस्टिनेशन पहली बार, वरना वो साउथ कोरिया या थाईलैंड या दुबई को देखते थे। अब ये पैसा इतना फिर दिल्ली में आएगा, वही पैसा तो इस हमारे GDP में जुड़ेगा। मास्टर प्लान में एक कॉन्सेप्ट और है, वॉक टू वर्क। हर जोन के अंदर ही सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाए, रिहाइश यहीं 2-3 किलोमीटर के अंदर, स्कूल 2-5 किलोमीटर के अंदर, रोजगार, तो फिर सारा कुछ वहीं सीमित हो जाता है। UER अपने आप में एक मिसाल है। पहले 24 मीटर, 30 मीटर, 42 मीटर ऐसे ही सोच थी सरकार की, पर एक वक्त तो ये आया कि सब इसको 100 मीटर का कैरेजवे बनाया जाए। ये अगले 20 साल की रिक्वायरमेंट को तो कैटर करता है। आप एक एक्सप्रेसवे बनाए जिसमें फिर जाम लग जाए 2 साल बाद। सेम द्वारका एक्सप्रेसवे 150 मीटर, एलिवेटेड कॉरिडोर्स हैं, एक्सेस कंट्रोल्ड हैं, तो चांसेस आर कि इसकी लाइफ कम से कम 20 साल रहेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, इसकी एक्सेस, इसका जो सुख जो भोगेंगे मोटरिस्ट, एटलीस्ट अगले 20 साल तो भोगेंगे, उसके बाद ऑगमेंटेशन होगा। तो मास्टर प्लान की जो L जोन और N जोन है, इस पे कनेक्टिविटी पूर्ण रूप से है। द्वारका तक मेट्रो आया हुआ है, वहाँ रोहिणी तक मेट्रो आया है, रोहिणी से मेट्रो को आगे बवाना कनेक्ट करेंगे तो N जोन कनेक्ट हो गया। UER के साथ साथ चाहे 1 हो या 2 हो, अगर मेट्रो को ले जाते हैं तो L जोन कनेक्ट हो गया। द्वारका एक्सप्रेसवे को अगर कनेक्ट करते हैं किसी मेट्रो से तो कनेक्ट हो गया। 2 जोन को आप मानते हैं कि कनेक्टिविटी उसकी सबसे बेहतर है इस वक्त पे, और आने वाले टाइम में तो कुछ साल क्योंकि और UER है और द्वारका एक्सप्रेसवे जो ऑलरेडी और भी जो जैसे बिजवासन का रेलवे स्टेशन का मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, वो अपने आप में एक ट्रांसपोर्ट, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा द्वारका। ISBT बनेगा, ट्रेन बनेगा, मेट्रो है, आपका हाईवे है और एयरपोर्ट है 10 मिनट की दूरी पे। इसलिए हम सोचते हैं कि L जोन पे फोकस हो
तो उसका डेवलपमेंट जल्दी होगा। एन जोन लाइकवाइज, क्योंकि उस पे उसके साथ रोहिणी लगता है और उसके उत्तर में इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, तो साउथ में रोहतक रोड है, तो उसका डेवलपमेंट जल्दी होगा। तो अभी आपके निवेशकों के लिए आपके पास 2 सुझाव है कि 2 जोन है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा उसमें रिटर्न मिल सकता है। हम ये कहते हैं कि साहब आप कभी हमसे भी बात करेंगे तो अपना पर्पस डिफाइन कर लीजिए और पीरियड डिफाइन कर लीजिए कि मैं इस प्रोडक्ट कैटेगरी में डेवलपमेंट में जाना चाहता हूं और मैं इतने समय के लिए, तो बड़ा प्रेडिक्टेबली हम ये कह सकते हैं कि साहब आप 10% ईयर ऑन ईयर कमाएंगे, 20% कमाएंगे, 100% कमाएंगे या 500% कमाएंगे, वो अलग चीज़ है। बट उसमें क्या है, ये 47 गांव GDA के अंदर हैं, ग्रीन डेवलपमेंट एरिया, सारे 47 एक से नहीं है, तो ये 7 कौन से हैं, ये 5 कौन से हैं, वो हम एडवाइस कर सकते हैं। उसी तरह लैंड पूलिंग, अगर आप एल जोन को देखते हैं, लैंड पूलिंग करीब 42 सेक्टर बने हैं एल में, एन में मेरे ख्याल 33 सेक्टर बने हैं। अब हर सेक्टर की एक विशेषता होगी, एक खूबी होगी, तो वो निवेशक उस चीज़ पे डिबेट जरूर करें, मात्र ये ना कहें मैं कहीं भी ज़मीन खरीद लूँगा, डिबेट जरूर करें। और ये साइकिल, ये 7 साल का डेवलपमेंट साइकिल अगर है तो हर स्टेज पे एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं आज ही करें, डिबेट भी करें और आपसे कंसल्ट भी करें कि चलिए कि आप हमें बताइए कि किधर निवेश करना चाहिए और चर्चा करें। आपके माध्यम से एक वर्ड ऑफ कॉशन में जरूर दूंगा, कई ऐसे फ्लाई बाय नाइट स्कीमें होती हैं जिसमें ये कहते हैं कि साहब हम अगले साल कुछ फ्लैट बनाएंगे, ये बनाएंगे, जब मास्टर प्लान ही गैजेट नहीं हुआ तो फ्लैट्स का लाइसेंसिंग शुरू नहीं हुआ है। उन किस्म के जो चिट फंड वाली स्कीम होती हैं उन पे ना पैसे लगाए, निवेश करेंगे अगर आप लैंड में, तो आपके नाम लैंड अगर रजिस्ट्री हो गई तो आपके कमेंसरेट जितने पैसे आपने दिए उसका एक प्रोडक्ट आपके हाथ में है। उसके बाद रेगुलेशंस के तौर पे आप डेवलप करें, फर्दर निवेश करें, कुछ बिल्ड करें, वो आपके ऊपर है। बट ऐसी किसी चीज़ में निवेश ना करें जो ख्याली पुलाव है। अभी आपका सुझाव यही लोगों के लिए कि लैंड में इन्वेस्ट करें, जो नया मास्टर प्लान आ रहा है यूईआर के आसपास। दिल्ली में लैंड की रजिस्ट्री से पहले एनओसी का प्रावधान है, सरकार का लैंड टाइटल रिपोर्ट मिलती है, तो उससे आप यू आर वेरी श्योर कि साहब ये सरकार की निगरानी में है, सरकार ने एनओसी दी है, रजिस्ट्री होती है, आपके पास फिजिकल पोजेशन आ जाता है उसका, बाय डिफॉल्ट वो म्यूटेट अपने नाम पे हो जाता है, तो यू आर द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी जो आपने खरीदा है और गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है आपका, तो आपको उसकी टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए लैंड आज प्रोग्रेसिवली जब लैंड फ्यूचर में तो फिर नए नए फीचर्स और नए नए चीज प्रोडक्ट्स हैं, एकड़ से जब स्क्वायर फुट पे पहुंचेगा, ये अलग अलग चरण है ना, आप कभी भी एंटर करें, कभी भी एग्जिट करें, तो अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स, जो अभी जो नया मास्टर प्लान आने वाला है तो सबके लिए विन टू विन होने वाला है। ये जो नया मास्टर प्लान जो ओवरऑल आपने बताया, जो गैजेट्स होने वाला है, और ये आखिरी मास्टर प्लान होगा, क्योंकि इसके बाद तो कोई लैंड पैच मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा दिल्ली के पास। मैंने कहा कि इस मास्टर प्लान में करीब ब्रॉडली 600 स्क्वायर किलोमीटर है, अगले 20 साल में ये डेवलप हो जाएगा, इसके बाद जमीन ही नहीं है। दिल्ली इकलौता शहर या स्टेट होगा हिंदुस्तान का जो 100% अर्बनाइज्ड होगा, क्योंकि बॉर्डर्स तक अर्बनाइजेबल तो घोषित हो ही गया मास्टर प्लान के तहत, तो वो फिर अर्बनाइज होता चला जाएगा। और सरकार ने अगर इतने पैसे एक्सप्रेसवेज में लगाए हैं जैसे द्वारका यूईआर, तो वो उनको भी विजन उन्होंने देखा है। हाँ, कोई दुराय नहीं है कि जो सड़कें यूईआर 2 अब एक्टिवेट हो जाएगा, इस पे गाड़ियाँ चल रही होंगी, इसके बाद यूईआर 1 बनना है, वो भी सिमिलर है, 100 मीटर नहीं तो 80 मीटर का है, तो वो और नज़दीक ले आएगा। तो ये जो थॉट है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना, वॉक टू वर्क, आदमी मिनिमल गाड़ियाँ चलें, ये सब इससे हो सकता है। ये 600 जो आ रहे हैं ये वो बन सकते हैं जो हमने और आपने कल्पना किया है जिस दिल्ली को देखने का, और वही मैनन सर ने हमें पूरा एक्सप्लेन किया है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना टाइम देने के लिए और हमें अपने एक्सपीरियंस से ये बताने के लिए कि किस तरीके का दिल्ली हमें दिखने वाला और कैसा था। आपने इस पूरे सीरीज़ में सब कुछ कवर किया है, सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपको अगर आप अपना कोई वेबसाइट या कुछ बताना चाहते हैं जिससे लोग कनेक्ट कर सकते हैं आपसे, और भी अगर कुछ इस पॉडकास्ट को देखने के बाद उनके पास अगर सवाल हो तो
कोई सवाल हो आपसे बात करें, आप उनको हमारे से कनेक्ट कर देना। पर हम चाहते हैं कि लोग चर्चा जरूर करें, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि लोग हिचकें। कि हम आप इस पर बात करें, कि बात करने से फिर आपके सवाल सुनना और उसके सोल्यूशन से हल भी निकलते हैं और बात से बात बनती है। बात से बात है। बिल्कुल सर, इसी नोट के साथ इस पॉडकास्ट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच सर टाइम देने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट को देखने के लिए, यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो भाई, और ये जो हेल्पलाइन नंबर है इस पे मेनन सर की टीम को आप कनेक्ट कर सकते हो। और जैसा सर ने कहा, बात से बात बनती है, तो भाई बात करना हो तो आप कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए मिलता हूँ जल्दी आपसे, धन्यवाद।